हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय केमिस्ट्री क्लास। और हवाई एकेडमी लाइव में स्वागत है आप सभी का। और यहाँ पर हम बात करने वाले हैं शाहू एंट्रेंस एग्ज़ाम का जो मींस था वो एग्ज़ाम हो चुका है और उसमें जो केमिस्ट्री पार्ट है उसका डिस्कशन करने वाले हैं यहाँ पर। तो 25 क्वेश्चन है इसके अंदर। और अगर पेपर की बात किया जाए तो अभी जो इससे पहले मींस हुआ था, जो मींस में जो लेवल था एग्ज़ाम का उससे थोड़ा सा ईजी, ठीक है ना, मैं उसको थोड़ा सा ईजी मानता हूँ। तो हम कह सकते हैं इजी टू मॉडरेट। और एक दो क्वेश्चन ऐसे हैं जो थोड़े से इसमें टफ हैं, जो शायद करने में लोगों को दिक्कत रही होगी। एक ठीक ठाक जिसने केमिस्ट्री ठीक ठाक बच्चे ने पढ़ी है, अगर मान लो 8, 9, 10 में उसने थोड़ा बहुत भी ठीक ठाक ध्यान दिया है तो वो 15 में से 25 में से 15 क्वेश्चन आराम से कर सकता था। और इसने थोड़ा अच्छे से पढ़ा है तो वो 18 तक जा सकता है। 18 से 20 अच्छे बच्चे कर सकते हैं इसको, जिन्होंने काफ़ी अच्छे से, जिनकी केमिस्ट्री अच्छी है। और 20 प्लस 20 में आ सकते हैं आराम से, वो भी कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसा पेपर है कि इसमें 20 प्लस भी करेक्ट किए जा सकते हैं केमिस्ट्री में, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि ये पूरा का पूरा एक बार में ही यहाँ पर हो जाए। एक दो क्वेश्चन है इसमें जो कंट्रोवर्शियल है, स्पेशली दो क्वेश्चन है। एक में फ्लो चार्ट है जो दिया ही नहीं है सर में, तो जो वेबसाइट पे पेपर मिला है शाहू की, वहाँ से तो मुझे फ्लो चार्ट नजर नहीं आ रहा है, तो वो क्वेश्चन में इनकरेक्ट मानूंगा। और इसके अलावा एक क्वेश्चन और है जिसके ऑप्शन से मैं मतलब इतना इत्तेफाक नहीं रखता, मुझे लगता है शायद इसके ऑप्शन उतने अच्छे नहीं, ठीक नहीं दिए हैं। तो चलो बात करते हैं सारे क्वेश्चन की। ठीक है, सीक्वेंस अलग अलग हो सकता है, मैथ उनका पेपर सेम है, कोई फर्क नहीं है। मैं 1 2 3 करके करवाऊंगा। वैसे तो ये क्वेश्चन नंबर 26 से शुरू हुआ है, क्योंकि शुरू के 25 क्वेश्चन आई थिंक फिजिक्स के थे शायद, शुरू में 25, तो ये 26 से है। लेकिन मैं 26 27 नहीं करूंगा, मैं 1 2 3 करूंगा। आप क्वेश्चन सुनना और समझ जाना कौन सा क्वेश्चन, ठीक है। जिन्होंने एग्जाम दिया है और जिन्होंने नहीं दिया है उनको ये वीडियो देखना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन काफी अच्छे हैं आपके काम के लिए। तो शुरू करते हैं। तो पहले क्वेश्चन में दिया है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ वाटर। 100 ml वाटर दिया है, 100 ml H2O, पूछा है मोल्स और दिया है यहाँ ब्रैकेट में डेंसिटी दी है। देखो ऐसे क्वेश्चन में डेंसिटी जरूर पूछा है, क्योंकि मोल निकालने के लिए हमको मास मिलना चाहिए, ना कि वॉल्यूम, ठीक है ना। ये जो उसने 100 ml दिया है, इससे मोल निकालने में आसानी नहीं होगी, तो हमको मास पता होना चाहिए किसी चीज का। तो डेंसिटी इसकी दे रखी है 1 ग्राम पर ml, ठीक है ना। ये 1 ग्राम पर ml, यानी कि 1 ml का 1 ग्राम, 2 ml का 2 ग्राम, 3 ml का 3 ग्राम, तो 100 ml का 100 ग्राम, यानी कि 100 ग्राम H2O है। कहीं ना कहीं वो हमको ये बात समझाना चाह रहे हैं। पूछ क्या रहा है, मोल। तो मोल n इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, गिवन मास, ठीक है ना, गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास कितना है 100, मोलर मास क्या होता है, मोलर मास होता है वाटर का 80 में, वो भी दिया हुआ है, मजे की बात है। तो क्वेश्चन को ज्यादा ही आसान कर दिया, काटोगे तो 5.5 समथिंग आएगा, 5.5 मोल। और ऐसा ऑप्शन कौन सा है, ऐसा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2, ठीक है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर 2 5.55 मोल जो दिया है वही इसका आंसर होगा। तो ये क्वेश्चन इजी था, क्लास 9 मेजरमेंट ऑफ मेटल एटम एंड मॉलिक्यूल चैप्टर से था। तो मोल कॉन्सेप्ट जो मैंने बताए थे, तो उसमें इस तरह का भी क्वेश्चन मैंने यहाँ पर करवाया है, जिसमें पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स या एटम निकालने को पूछे गए हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन हमने किए हैं। स्टोकियोमेट्री, इसको स्टोकियोमेट्री बेस्ड मैंने काफी क्वेश्चन आपको करवाए थे, लेकिन पेपर में उससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछे। ऐसा पहली बार हुआ, वरना हमेशा ही लोग स्टोकियोमेट्री के ऊपर कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर पूछते हैं। क्या सेकंड पूछा है हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स आर देयर। तो मॉलिक्यूल्स निकालने हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमको पूछे गए हैं। तो दिया है 147 ग्राम H2SO4, 147 ग्राम H2SO4, और यहाँ पे दिया है 1 मोल इक्वल टू 6 × 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल। वैसे हम लोगों ने पढ़ा है कि 1 मोल इक्वल टू 6.02 × 10 की पावर 23, लेकिन अब यहाँ पर ये दे रखा है तो यही मानना है। यार ये बात समझो, जो 02 है उन लोगों ने हटा दिया है, तो इसी को मान के हमें आगे करना है। कैलकुलेशन को आसान करने के लिए ऐसा किया गया है। तो देख लो, सबसे पहले हमको मोल पता होना चाहिए। हमको दिया गया 147 ग्राम, तो मोल्स ऑफ H2SO4 क्या हो जाएगा 147 गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो H2SO4 का मोलर मास क्या होता है, निकाल कर देख लो जरा। H2SO4 का हाइड्रोजन 2 है प्लस सल्फर प्लस 16 × 64 × 4 64, तो हो जाएगा लगभग ये आएगा 98। इसको अपॉन कर दो 98 से, तो 98 से करोगे तो ये दो बार में जाएगा, ये शायद जाएगा 1.5 आएगा इसको करके। 147 में 98 49, हाँ ठीक है, तो ये आएगा 1.5 मोल, ठीक है। तो यानी कि 1.5 मोल है। टोटल पूछे हैं कि मॉलिक्यूल पूछे हैं,
बहुत आसान है। अब मॉलिक्यूल निकालने के लिए आपको क्या है, एक मोल में कितने मॉलिक्यूल होते हैं, 6 पॉइंट तो दी नहीं रखा है इन लोगों ने, खैर 6 से दे रखा है, तो 6 × 10⁻23 इंटू कितने मोल है 1.5। तो जब करोगे तो 1.5 का मल्टीप्लिकेशन इसमें होगा 9 × 10⁻23, यही इसका आंसर हो जाएगा। ऐसा ऑप्शन दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर 3 9 × 10⁻23 विल बी आंसर। तो मैं वही कह रहा हूँ कि दोस्तों शुरू के जो दो क्वेश्चन है, अब तो देख सकते हो ये क्वेश्चन काफी इजी है, ये क्वेश्चन मतलब इतने टफ नहीं है। अब जिन लोगों को 9th याद है, पढ़ा है, जिनको सब कुछ याद है, तो वो तो उसको आराम से कर सकते थे, क्योंकि 10th में आप लोगों ने ये क्वेश्चंस नहीं पढ़े, 10th में आपके सिलेबस में ये सब नहीं था। क्वेश्चन नंबर 3 काफी इजी है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, इफ वाटर, जब हम ये चैप्टर पढ़ाते हैं तो ये वाला एग्जांपल मैं हमेशा देता हूं आपको, इफ वाटर सैंपल्स आर टेकन फ्रॉम सी, रिवर और लेक, अगर वाटर के सैंपल 3 अलग-अलग चीज से लिए गए हैं, मान लो सी से, रिवर से, लेक से, दे विल फाउंड टू कंटेन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो हाइड्रोजन उन सब में, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो होगा 1:8, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मास रेशियो 1:8 होगा। ये कौन से लॉ को इंडिकेट करता है, तो अपने लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में 5 लॉ आपको पता होते हैं, जिसमें से 3 लॉ आपको पढ़ने मिलते हैं। पहला लॉ है कंजर्वेशन ऑफ मास, दूसरा लॉ है कांस्टेंट प्रोपोर्शन, तीसरा लॉ है मल्टीपल प्रोपोर्शन। ये क्वेश्चन यहाँ पर कांस्टेंट प्रोपोर्शन की बात कर रहा है, कह रहा है कि आप पानी चाहे झील का लो, चाहे नदी का लो, चाहे तालाब का लो, चाहे समुद्र का लो, कहीं का भी लो, उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मास का रेशियो 1:8 रहेगा, यानी कि ये कुछ फिक्स रहने की बात कर रहा है, कुछ कांस्टेंट चीज की बात कर रहा है। तो ये कौन सा लॉ है, ये कांस्टेंट प्रोपोर्शन से मेल खाता है। ऑप्शन क्या दिए हैं, पहला ऑप्शन दिया है मल्टीपल प्रोपोर्शन, गलत है, मल्टीपल प्रोपोर्शन नहीं होगा। दूसरा दिया है कांस्टेंट प्रोपोर्शन, तो कांस्टेंट प्रोपोर्शन को ही एक नाम होता है डेफिनेट प्रोपोर्शन भी बोलते हैं इसको। तो यहाँ पर कांस्टेंट प्रोपोर्शन दे रखा है ऑप्शन में, तो यही इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर 2 विल बी आंसर कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तीसरा दिया है कंजर्वेशन ऑफ मास, ये गलत है, कंजर्वेशन ऑफ मास अलग होता है, वो बोलता है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट विल बी टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट, तो वो एक अलग चीज है। और फोर्थ दे रखा है नॉन ऑफ दिस, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 कांस्टेंट प्रोपोर्शन। क्वेश्चन नंबर 4 एसिड बेस से दिया हुआ है, अभी जल्दी में ही आपको एक क्लास में एसिड बेस समझाया था। कह रहा है व्हेन वाटर इज एडेड टू द सॉल्यूशन ऑफ एसिड, मान लो कोई एसिड का सॉल्यूशन बना हुआ है, ये पहले से एक सॉल्यूशन है, ये एसिडिक सॉल्यूशन है, ठीक है ना, ये सॉल्यूशन मान लो एसिडिक सॉल्यूशन है, इसके अंदर एसिड ऑलरेडी है। अगर इसके अंदर मान लो वाटर डिसॉल्व किया गया और उसके अंदर थोड़ा पानी मिला दिया गया, तो इससे क्या फर्क आएगा H पॉजिटिव के कंसंट्रेशन पे। दो चीजों को पूछा है कि H पॉजिटिव आयन का जो कंसंट्रेशन है वो क्या होगा, और दूसरा इसके pH वैल्यू में क्या चेंज आएगा। तो देखो एक बात समझो, ये सॉल्यूशन पहले से एसिडिक है, ठीक है, अब मान लो इसका कुछ कंसंट्रेशन रहा होगा कि 1 लीटर के अंदर, मान लो 1 लीटर के अंदर कुछ मोल H पॉजिटिव आयन रहे होंगे। अब आपने उसके अंदर पानी मिलाया है, एसिड नहीं मिलाया है, क्या मिलाया है, पानी। तो पानी मिलाने से सॉल्यूशन का वॉल्यूम तो बढ़ जाएगा, भाई सॉल्यूशन जितना था सॉल्यूशन का वॉल्यूम तो बढ़ रहा है क्योंकि पानी मिलाया है, लेकिन H पॉजिटिव आयन नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि H पॉजिटिव आयन आपने उसमें नहीं, क्योंकि आपने उसके अंदर एसिड नहीं डाला है ना भाई, अगर एसिड डाला होता तो H पॉजिटिव भी बढ़ जाते, लेकिन आपने उसके अंदर सिर्फ पानी मिलाया है, तो H पॉजिटिव आयन का कंसंट्रेशन तो डिक्रीज होगा, क्योंकि सॉल्यूशन का वॉल्यूम तो बढ़ रहा है। देखो नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयन कम नहीं हो रहे, नंबर उतने ही है, लेकिन अब क्या है कि वॉल्यूम बढ़ गया। पहले 1 लीटर में जितने थे, अब 1.5 या 2, मान लो 1 लीटर पानी मिला दिया, तो अब 2 लीटर में उतने हो गए, तो कहीं ना कहीं उसका जो कंसंट्रेशन है H पॉजिटिव का वो कम हो गया। और अगर H पॉजिटिव आयन का कंसंट्रेशन कम हुआ तो सिंपल सी एक बात है, पहले एसिडिक था, पानी मिलाने से वो और एसिडिक हो जाएगा या उसका एसिडिटी थोड़ी कम हो जाएगी, कुछ समझो, उसके अंदर पानी मिला रहे हो तो उस एसिडिक और हो जाएगा कि कम हो जाएगा, थोड़ा कम हो जाएगा। अगर कोई चीज एसिडिक कम हो रही है तो pH वैल्यू बढ़ रही है, क्योंकि जितनी pH वैल्यू जितनी कम उतना ज्यादा एसिडिक, और pH वैल्यू जितनी ज्यादा उतना कम एसिडिक, तो यहाँ पे pH इंक्रीज हो जाएगी। आगे बात समझो, तो ऐसा ही ऑप्शन इसमें मिलने चाहिए। तो पहला ऑप्शन था कंसंट्रेशन H पॉजिटिव आयन इंक्रीज, गलत है। दूसरा था कंसंट्रेशन H पॉजिटिव आयन डिक्रीज एंड pH डिक्रीज, ये गलत है क्योंकि pH बढ़ेगा। ऑप्शन नंबर 4 में ऐसा कह रहा है कि कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन डिक्रीज, H पॉजिटिव आयन का कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा लेकिन pH वैल्यू इंक्रीज होगी। आगे बात समझो, कभी भी अगर H पॉजिटिव आयन डिक्रीज हो रहा है तो pH इंक्रीज होगा, या फिर H पॉजिटिव आयन अगर इंक्रीज हो रहा है तो pH डिक्रीज होगा। ये दोनों एक दूसरे के जस्ट अपोजिट हैं, क्योंकि किसी भी चीज में H पॉजिटिव आयन का कंसंट्रेशन बढ़ने का मतलब यह है कि वो चीज ज्यादा एसिडिक हो रही है,
और अगर कोई चीज़ ज़्यादा एसिडिक हो रही है तो उसकी पीएच वैल्यू कम होनी चाहिए, ना कि बढ़नी चाहिए। ठीक है, तो पीएच वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन करवाए थे, वहाँ पर ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपको समझाए थे। तो आई होप ये क्वेश्चन कर दिया होगा आसानी से, इजी था, इसमें कुछ ऐसा टफ था नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 में कुछ मल्टीपल करेक्ट वाले आंसर हैं इसमें पूछा है कि फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, हमको करेक्ट स्टेटमेंट छांटनी है। करेक्ट स्टेटमेंट नंबर 1 दिया है, व्हेन NaHCO3, जब NaHCO3 को वाटर में मिक्स करोगे तो CO2 प्रोड्यूस होगी। ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, कोई रॉन्ग नहीं है इसमें। देखो आपको पता है कि बेकिंग सोडा से ही जो फ्लफीनेस वाली जितनी भी चीजें बनती हैं, जैसे कि ब्रेड, पाव, पिज्जा, ढोकला, ये सब जो भी होता है, तो ये सब में बेकिंग सोडा मिलाया जाता है। NaHCO3 क्या होता है? बेकिंग सोडा होता है, तो उसके अंदर पहले से ही थोड़ा सा एसिड मौजूद होता है। ठीक है, तो बेकिंग सोडा को फॉर्म किया जाता है। तो जब इसको वाटर में मिलाया जाएगा तो ये Na2CO3 प्लस H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ये तीन अलग अलग फॉर्म में चेंज हो जाता है। आई बात समझ? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस वाटर में डिसॉल्व करने पे इसमें निकलेगी। ये स्टेटमेंट ठीक है, इसमें कोई गलती नहीं है। दूसरा स्टेटमेंट दिया है कि NaOH प्रोड्यूस बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस NaCl। कह रहा है कि अगर एक्वस NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस कराया जाए तो इसके अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। आप लोगों को इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन बताया है, उसमें बताया था कि कैथोड पे हाइड्रोजन गैस निकलेगी, एनोड पे क्लोरीन गैस निकलेगी और सॉल्यूशन में क्या बचेगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड। ब्राइन क्या होता है? NaCl। ठीक है ना, इसी को ब्राइन बोलते हैं। और तीसरे नंबर का दे रखा था, क्लोरीन गैस इज यूज्ड टू मैन्युफैक्चर ब्लीचिंग पाउडर। कह रहा है कि क्लोरीन गैस से ब्लीचिंग पाउडर बनाई जाती है। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, क्योंकि ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या है? CaOCl2। CaOCl2, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्लेट लाइन की रिएक्शन जब क्लोरीन से करवाई जाएगी तो ब्लीचिंग पाउडर बनता है। तो ये स्टेटमेंट ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर से ही, मतलब क्लोरीन से ही ब्लीचिंग पाउडर बनता है। चौथा बोला है, नेचुरल सोर्स ऑफ ऑक्सैलिक एसिड इज लेमन। कह रहा है कि लेमन में ऑक्सैलिक एसिड प्रेजेंट होता है। ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि ऑक्सैलिक एसिड असल में कहाँ होता है? ऑक्सैलिक एसिड होता है स्पिनच में, टोमेटो में, ठीक है ना, इन सब में ऑक्सैलिक एसिड होता है। तो ये गलत है। तो कुल मिला के ऊपर के तीन स्टेटमेंट सही हैं। तो इन चारों में से जो ऑप्शन नंबर 3 है हमारा, वो दिया है 1, 2 एंड 3। तो इसका क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए 1, 2। ऊपर के तीन स्टेटमेंट सही है, चौथा स्टेटमेंट यहाँ पे रॉन्ग है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 भी इलेक्ट्रोलिसिस के ऊपर है। क्वेश्चन कह रहा है कि व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू ब्राइन सॉल्यूशन देन व्हाट विल बी द एक्शन ऑफ लिटमस पेपर ऑन सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड आफ्टर कंप्लीट इलेक्ट्रोलिसिस। मैं समझाता हूं क्वेश्चन है। ब्राइन सॉल्यूशन में से जब इलेक्ट्रिसिटी पास की जाएगी तो जो सॉल्यूशन बनेगा, जो बचेगा रिएक्शन के बाद, उसमें से अगर लिटमस पेपर पे वो क्या असर दिखाएगा। देखो ब्राइन सॉल्यूशन क्या होता है, आपको पता है कि NaCl एक्वस जो होता है इसको ब्राइन सॉल्यूशन कहते हैं, सोडियम क्लोराइड को। इसमें से जब इलेक्ट्रिसिटी पास किया जाएगा तो इसके अंदर बनेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन प्लस हाइड्रोजन। ठीक है ना, ये इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन है ब्राइन की, यानी कि सोडियम क्लोराइड की। तो सॉल्यूशन के अंदर बचेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये बचेगा सॉल्यूशन। ठीक है ना, एक्वस ये बचेगा। तो अभी जल्दी में मैंने इसमें एक क्वेश्चन करवाया था, देखो ब्राइन पे 2 क्वेश्चन आए हैं, और जो मैंने एसिड बेस का क्वेश्चन करवाया था वहां पर आपको ब्राइन की पूरी रिएक्शन लिखवा के दिखाई थी। तो पूछा ये सॉल्यूशन बचा है कि लिटमस पेपर में क्या चेंज आएगा इससे। तो सिंपल सी बात है, ये सॉल्यूशन कैसा है? सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है? बेसिक होता है। बेसिक होता है तो बेस क्या करता है लिटमस पेपर में? बेस रेड लिटमस पेपर को ब्लू में चेंज कर देगा। समझे? बेस क्या करेगा? रेड लिटमस पेपर को ब्लू में। तो कोई ऐसा ऑप्शन है क्वेश्चन में? ऑप्शन नंबर 3, रेड लिटमस टर्न्स ब्लू। तो ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है ना, तो मैं ऑप्शंस वगैरह नहीं यहाँ पे लिख के दे रहा हूँ आपको, बस मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। कह रहा है नंबर ऑफ
ion produced when 2 molecules of aluminum sulfate, 2 molecules of aluminum sulfate से कितने कौन कौन से आयंस प्रोड्यूस होंगे, यही क्वेश्चन में पूछा गया है। आगे बस नहीं तो देखो सबसे पहले यहाँ पर क्या है, आपको एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला पता होना चाहिए। बनाने के लिए ये रहा एल्यूमिनियम, ये रहा सल्फेट, एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3, सल्फेट की 2, इस क्रॉस क्या बन जाएगा Al2SO4 का होल थ्राइस। अब मुझे बताओ Al2SO4 के होल थ्राइस में एक मॉलिक्यूल अगर इसका लिया जाए तो एक मॉलिक्यूल में 2 एल्यूमिनियम आयन है, 2 Al और SO4 कितने हैं, 3SO4 - 2 आयन। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, एक मॉलिक्यूल में। अब यहाँ पर दो मॉलिक्यूल दिए होंगे तो दो मॉलिक्यूल में क्या होगा, 2 से मल्टीप्लाई करो भाई, 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 4Al प्लस बन जाएंगे और इसके अंदर 3 दूनी 6 6SO4 - 2। तो ऐसा कोई ऑप्शन है? तो यही क्वेश्चन काफी आसान था, ये भी इजीली किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर 2 है 4 एल्यूमिनियम प्लस आयन और 6 सल्फेट आयन। तो कैसे किया, आपको एल्यूमिनियम सल्फेट आना चाहिए था, इसका डिसोसिएशन में दिख रहा है कि एल्यूमिनियम 2 है, सल्फेट 3 है यहाँ पर, ठीक है ना, एल्यूमिनियम 2 सल्फेट 3। तो एक मॉलिक्यूल में 2 एल्यूमिनियम आयन 3 सल्फेट आयन, तो दो मॉलिक्यूल में ये 4 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। अगर मान लो 3 दिया हो तो 3 से मल्टीप्लाई 6 हो जाता, ये 9 हो जाता। तो बस इसी तरह से किया जा सकता था, इसी था ये क्वेश्चन। तो मैं कह रहा हूँ कि ये जो इससे का शाहू का आपका प्री हुआ था उसमें जिस लेवल की केमिस्ट्री थी ये उससे आसान है ना, इसमें फिर भी काफी हद तक करने लायक क्वेश्चन है। प्री का पेपर थोड़ा सा ज्यादा टफ था इसके मुकाबले। अगला क्वेश्चन जो आ रहा है ये यहाँ पर मैंने एक केमिकल रिएक्शन इक्वेशन की एक लेक्चर दिया था, आपको याद होगा। उस लेक्चर में मैंने रिडक्शन पढ़ाया था, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन। तो ये एग्जांपल मैंने वहां पे लिया है, मुझे अच्छे से याद है। तो देखो क्या है, एक रिएक्शन दे रखी है MnO2 प्लस 4HCl आएगा MnCl2 प्लस 2H2O प्लस Cl2। पूछा क्या है, किसका रिडक्शन हुआ है, रिड्यूस, इनमें से कौन सा है जो रिड्यूस हुआ है, ठीक है ना। तो बताया था कि ऐसे क्वेश्चन आते हैं किसका रिडक्शन हुआ है, किसका ऑक्सीडेशन हुआ है, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट है। तो बड़ी सिंपल सी बात है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के टर्म में समझा जा सकता है। मैंगनीज के पास पहले ऑक्सीजन है लेकिन बाद में रिएक्शन के बाद मैंगनीज के पास ऑक्सीजन नहीं है, यानी कि मैंगनीज ने लॉस ऑफ ऑक्सीजन किया है। और लॉस ऑफ ऑक्सीजन को ही क्या बोलते हैं, रिडक्शन। भाई लॉस ऑफ गेन ऑफ ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीडेशन, और लॉस ऑफ ऑक्सीजन रिडक्शन। तो मैंगनीज का साफ साफ दिख रहा है कि इस कंपाउंड ने इस रिएक्शन के बाद ऑक्सीजन लॉस किया है, तो यानी कि रिडक्शन किसका हुआ है। तो आंसर क्या होना चाहिए इसका, ऑप्शन में दे रखा है, ये दिया है MnO2, बी दिया है MnCl2, एक दिया है HCl और डी दिया है Cl2। पहले एक बात समझो, कभी भी ऐसे क्वेश्चन में किसका ऑक्सीडेशन हुआ किसका रिडक्शन हुआ ये चीज इधर ही देखनी उधर नहीं देखनी, ठीक है ना। रिएक्शन ये ऑक्सीडेशन या रिडक्शन किसका हुआ है ये हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में ही देखना है, आपको रिएक्टेंट में ही देखना है, तो इन दोनों में ही देखना है। तो साफ साफ नजर आ रहा है कि MnO2 का ही रिडक्शन हुआ है और इसका क्या हुआ होगा, अगर इसका रिडक्शन हुआ है तो इसका क्या हुआ, इसका ऑक्सीडेशन हुआ होगा। सिंपल सी बात है भाई, ऑक्सीडेशन रिडक्शन एक साथ चलते हैं। अगर रिएक्शन में किसी चीज का ऑक्सीडेशन हुआ है तो जाहिर सी बात है किसी न किसी चीज का रिडक्शन हुआ होगा, इसका रिडक्शन हुआ है तो इसका ऑक्सीडेशन हुआ है, बस। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 9 आसान है ये भी। CFC दिया हुआ है, CFC which are used in air conditioner, जो एयर कंडीशनर में यूज होती है, रेफ्रिजरेटर में यूज होती है, इज नथिंग बट CFC की फुल फॉर्म पूछी, आपको पता है। आपको बताया था कि ओजोन लेयर के लिए जो सबसे ज्यादा कोई अगर गैस, ये पॉल्यूशन चैप्टर से, ओजोन लेयर के लिए अगर कोई गैस सबसे ज्यादा जिम्मेदार है तो वो कौन है, वो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है ना। तो CFC ही उसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, तो इसका नाम है क्लोरोफ्लोरोकार्बन।
कार्बन। तो CFC की फुल फॉर्म पूछी है तो यही इसका आंसर है। पहला ऑप्शन दिया है कार्बन फ्लोरोक्लोराइड गलत है, क्राफ्ट फ्लोरोक्लोराइड गलत है, क्रॉनिक फ्लोरोकार्बन गलत है, चौथा दिया है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो यही आंसर है CFC मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो ओजोन डिप्लीशन के लिए जिम्मेदार है, जो एयर कंडीशनर में मिलती है, रेफ्रिजरेटर में मिलती है और जिसका फॉर्मूला है CF2Cl2। स्ट्रक्चर की बात किया जाए तो एक कार्बन के साथ 2 फ्लोरीन है और 2 फ्लोरीन। आगे बात समझें, दिस इज कॉल्ड क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ओके, क्वेश्चन नंबर 10। क्लास में कई बार बताया मैंने, isotopes of hydrogen that contains the same number of proton and neutron in its nucleus is called। कह रहा हाइड्रोजन के वो आइसोटोप्स बताओ जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का नंबर सेम हो। तो देखो हाइड्रोजन के कितने आइसोटोप्स होते हैं? 3, 1s1, 1s2, 1s3। इसका नाम क्या है? प्रोटियम, इसका ड्यूटेरियम, इसका ट्रिटियम। इसमें एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन और 0 न्यूट्रॉन। पहले वाले में न्यूट्रॉन नहीं होता, इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन और एक ही न्यूट्रॉन है। 2 - 1 तो 1 हो जाएगा। इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। तो पूछ रहा है हाइड्रोजन के उस आइसोटोप का नाम बताओ जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बराबर हो। तो यही वाला दिख रहा है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? ड्यूटेरियम। ठीक है ना, ये क्वेश्चन पूछा है कि द आइसोटोप दैट हाइड्रोजन कंटेन द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो आंसर इज ड्यूटेरियम। ऑप्शन दिया है प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम और नॉन ऑफ दीस। तो आंसर हो जाएगा ड्यूटेरियम। तो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर 2 ड्यूटेरियम। ड्यूटेरियम को D से डिनोट करते हैं, ठीक है ना, D। और इससे जो वाटर बनता है D2, इसको क्या बोलते हैं? हैवी वाटर, जो न्यूक्लियर रिएक्टर में काम आता है। क्वेश्चन नंबर 11 काफी इजी, केमिकल रिएक्टिविटी सीरीज के ऊपर था। देखो इस पेपर में इन लोगों ने मेटलर्जी के ऊपर बेस्ड कोई क्वेश्चन ऐसा पूछा नहीं है। मेटल नॉन मेटल से क्वेश्चन पूछा है, लेकिन मेटलर्जी से डायरेक्ट कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया इस वाले पेपर में। तो खैर यहाँ पर क्या दे रखा है? देखो सिर्फ 4 मेटल दे रखे हैं, उनको रिएक्टिविटी ऑर्डर में लिखना है। मैं चारों मेटल आपको बता दे रहा हूँ कौन कौन सा। इसमें एक है सोडियम, एक है मैग्नीशियम, एक है आयरन और एक है जिंक। ठीक है, तो आप मेटल रिएक्टिविटी सीरीज जब आप लिखते हैं तो आपको पता है क्या है? पहला पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, सॉरी पहले एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन। बस इतनी है। तो सबसे पहले कौन आएगा? सबसे ज्यादा रिएक्टिव इन सब में कौन होना चाहिए? सोडियम। दूसरे नंबर पे फिर आएगा मैग्नीशियम, ठीक है, फिर इसके बाद आएगा जिंक और लास्ट में आएगा आयरन। इस हिसाब से इसका आंसर बैठेगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है ना, इस तरह से दे रखे हैं इसमें बस उल्टा कर दिया है। इसमें सोडियम को इधर लिख रखा है और जो साइन है वो सारे बदल दिए हैं, लेकिन आपको पता तो नहीं था कि कौन कौन से ज्यादा रिएक्टिव है। तो ये क्वेश्चन बहुत आसान था, मुझे नहीं लगता कि ये किसी से भी गलत होना चाहिए। ये क्वेश्चन सबको ठीक करने चाहिए। अगर आप इतने छोटे छोटे क्वेश्चन में गलती कर रहे हो तो फिर इस तरह के एग्जाम आपके लिए नहीं बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, ए पर्सन वर्किंग इन द थर्मल इंडस्ट्री, थर्मोकोल इंडस्ट्री। थर्मोकोल समझते हो ना? तो थर्मोकोल आप लोग काफी सारे थर्मोकोल पे वो बनाते हो, क्या बोलते हैं? अरे जो स्कूल में प्रोजेक्ट वगैरह मिलते हैं तो वो थर्मोकोल वगैरह से ही बनाते हैं। तो थर्मोकोल एक पॉलीमर ही है और स्टाइरीन जो होता है वो उसका मोनोमर होता है। और ये हम लोगों ने बताया भी है मैंने आपको काफ़ी बार। और जो आपकी बुक है स्टेट बोर्ड की क्लास 10 की, उसमें सबसे जो कार्बन वाला चैप्टर है उसके सबसे लास्ट पेज पे लिखा हुआ है। मैंने लास्ट टाइम क्लास लेते समय भी बात बताई थी कि पॉलीमर आप वहाँ से जरूर पढ़ लेना, क्योंकि वो इस पर बेस्ड क्वेश्चन जरूर पूछ लेते हैं। खैर, तो पूछा है कि पर्सन वर्किंग इन थर्मोकोल इंडस्ट्री, जो थर्मोकोल इंडस्ट्री में काम कर रहा है लंबे समय से, गेटिंग ब्लड कैंसर, उसको ब्लड कैंसर होने के चांसेस हैं। इट इज बिकॉज, ऐसा क्यों होता है? तो ऑप्शन पहला है कार्सियोजेनिक इंग्रेडिएंट इन पॉलीविनाइल क्लोराइड, गलत है। कार्सियोजेनिक इंग्रेडिएंट इन स्टाइरीन, तो मैंने आपको बताया कि थर्मोकोल का जो मोनोमर होता है, थर्मोकोल क्या है? थर्मोकोल ये पॉलीमर है, इसका मोनोमर क्या है? स्टाइरीन।
ये आपको पढ़ाया भी गया है वैसे क्लास 8 स्टेट बोर्ड की बुक में, इसके बारे में दे रखा है थर्मोकोल के बारे में। स्टाइरीन इसका मोनोमर है, तो यही इसका आंसर है। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर, क्योंकि जो कार्सिनोजेनिक भाई थर्मोकोल को जलाने पर जो वहां से क्या बोलते हैं उसमें कार्सिनोजेनिक इंग्रेडिएंट निकलते हैं जो उसमें से, वो स्टाइरीन ही होता है और उसी से ब्लड कैंसर होने के चांसेस होते हैं। स्टाइरीन के फॉर्मूले की बात किया जाए तो स्टाइरीन ऐसा होता है C6H5 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है ना। ये है हमारा कौन स्टाइरीन। बनाने को अगर देखा जाए तो इस तरह से एक बेंजीन रिंग बनेगी इसके अंदर पहले, ठीक है ना। एक बेंजीन रिंग बना दो सी, नहीं ऐसा होगा, ठीक है। ये होगा इसका फॉर्मूला, ठीक है। फॉर्मूला लिखने के बाद ज़्यादा समझ में आता है। C6H5CH C6H5CH तो ये स्टाइरीन है, इसी से बनता है थर्मोकोल। पॉलीमर वाले चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा है। इस बार एक सबसे ज्यादा कमाल की बात इस पेपर में क्या है कि एक एक टॉपिक से उन्होंने एक से ज्यादा क्वेश्चन पूछे हैं। जैसे थर्मोकोल वाले के ऊपर 2 क्वेश्चन पूछे गए, जबकि मतलब एक भी नहीं आ रहा डिब्बे में तो। और जो इलेक्ट्रोलिसिस और ब्राइन है, NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस है, उसके ऊपर भी 2 क्वेश्चन पूछ लिए। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 13 इनकम्प्लीट है। क्वेश्चन नंबर 13 इनकम्प्लीट है, क्यों? क्योंकि उसमें पूछा है विच फ्लो चार्ट करेक्टली डिस्क्राइब्स द होमोजेनियस मटेरियल। कौन सा जो फ्लो चार्ट है, अब एक्चुअली फ्लो चार्ट दिया ही नहीं हुआ है, क्योंकि जो ऑफिशियल साइट है उस पे जो हमको हमने वहां से जो पेपर डाउनलोड किया है वो उस पेपर में कहीं पे भी फ्लो चार्ट नजर नहीं आ रहा है। और उसके जो ऑप्शन भी है वो भी अननोन करके लिखे हुए, यानी कि कुछ मिसप्रिंट, कुछ तो सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम रही है। तो क्वेश्चन नंबर 13 को मैं डिस्कस नहीं कर पाऊंगा बिकॉज दिस क्वेश्चन इज नॉट कंप्लीट, क्वेश्चन कंप्लीट ही नहीं है। आसान था। द एलिमेंट हैविंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इतना विल बी प्लेस्ड इन। एक एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे रखा है, मैं मान लो रहा हूं कि वो एलिमेंट x है, कोई भी मान लो x y z कुछ भी मान लो। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 लास्ट में है 4s1, ठीक है ना। तो ऐसे केस में क्या किया करो, सबसे आसान बताओ क्या होता है। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत बड़ा भारी नहीं दे रखा है तो पहले पहचान लो एलिमेंट कौन सा है। इलेक्ट्रॉन गिन लो, 2 2 4 2 6 4 10 2 12 6 18 5 23 24, कुल मिला के 24 इलेक्ट्रॉन है। ये कौन सा एलिमेंट हो सकता है कुछ सोचो। ये है क्रोमियम। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर क्या है 24, ठीक। अब ग्रुप और तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए क्रोमियम डी ब्लॉक एलिमेंट है, ये डी ब्लॉक में आता है। अब इसके ग्रुप की बात की जाए तो समझो, ग्रुप नंबर 1 में हमारा है पोटेशियम, एटॉमिक नंबर 19। फिर 19 के बाद पोटेशियम के बाद आता है कैल्शियम, एटॉमिक नंबर 20। इसके बाद आएगा स्कैंडियम 21, इसके बाद आएगा टाइटेनियम 22, इसके बाद आएगा वेनेडियम 23 और इसके बाद आएगा क्रोमियम 24। तो पहले ग्रुप पहचान दो 1 2 3 4 5 6। कौन सा ग्रुप हो गया? ग्रुप हो गया 6, ठीक। ऐसे आसानी से पहचाना जा सकता है, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता। दूसरी बात पीरियड, तो खुद समझ लो हे ली ना की 1 2 3 4, तो ये कौन सा पीरियड है? तो वैसे भी 4th पीरियड से ही डी ब्लॉक एलिमेंट शुरू होते हैं, तो ये सारे के सारे डी ब्लॉक एलिमेंट है जो 4th पीरियड। तो कुल मिला के 6th ग्रुप हो गया इसका और 4th इसका हो गया पीरियड। तो क्या कोई ऐसा ऑप्शन है? तो ये क्वेश्चन भी काफी आसान था, आपको सीधा सीधा वो दे रखा था। बाकी और भी दूसरे तरीके हैं इसको निकालने के, लेकिन मैं आपके हिसाब से बता रहा हूँ सबसे आसान तरीका ये था इसको करने का। बाकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से भी पहचाना जा सकता है, उससे भी पहचान की जा सकती है इसकी, लेकिन क्योंकि वो आप लोगों ने अभी इस क्लास में नहीं पढ़ा है तो मैं उसको इस तरह से एक्सप्लेन नहीं करना चाहूँगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 में दिया है 6th ग्रुप एंड 4th पीरियड, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे बात सुनो, तो अगर एलिमेंट मान लो बहुत बड़ा एटॉमिक नंबर नहीं दिया हुआ है तो तक से एलिमेंट की पहचान कर लिया करो, और 30 तक के एलिमेंट की पहचान तो आपको कम से कम हो ही जानी चाहिए।
अब फिर एक क्वेश्चन जो पूछा है ये भी मैं आसान मानूंगा। एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 56, एक एलिमेंट है इसका एटॉमिक नंबर दे रखा है 56। पूछा है ये किस ब्लॉक का एलिमेंट है, ये किस ब्लॉक का एलिमेंट है, ब्लॉक पूछा है। हम यहाँ पे ब्लॉक के साथ साथ में इसका ग्रुप भी निकालेंगे और इसका पीरियड भी निकालेंगे। आगे बात सुनिए, ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए मैंने आपको बताया था कि आप जो पहला ग्रुप है, जो ग्रुप नंबर 1 है एलिना की तरफ से फरियाद वाला, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम, इसके एटॉमिक नंबर हो सके तो याद कर लो, अगर याद नहीं है तो मैजिकल नंबर से याद रखो। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, लिथियम का होता है 3, सोडियम का 11, इसका होता है 19, रुबिडियम का हो जाएगा 37, सीजियम का 55, फ्रांसियम का 87। तो पहले वाले का याद रख लो तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है ना। और याद ना भी रखो तो दिक्कत नहीं है। 2, 8, 8, 18, 18, 32, इस मैजिकल नंबर से भी आप इसको याद कर सकते हो। पहले वाले में 2 जोड़ो, फिर 8 जोड़ो, फिर 8 जोड़ो, फिर 18 जोड़ो, 18 जोड़ो, फिर 32 जोड़ो, इस तरह से निकलेंगे। एलिमेंट क्या है, एटॉमिक नंबर 56। आप देखो 55 वाला कौन से ग्रुप में है, तो 55 के जस्ट बाद में ही जो 56 आया होगा, भाई 56 वाला एलिमेंट यहीं पर तो होगा और कहां होगा, 55 पे है। कुछ समझ में आ गया। तो ये पीरियड है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब बताओ ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2 कौन से ब्लॉक में आता है, कि दोनों के दोनों इस ब्लॉक में आते हैं। तो कुल मिला के कौन सा ब्लॉक है इसका, इस एलिमेंट का ब्लॉक है। प्लस अगर ग्रुप की बात किया जाए तो ये ग्रुप नंबर 2 का एलिमेंट है, तो ग्रुप कौन सा हो जाएगा इसका 2। पीरियड की बात किया जाए तो पीरियड कौन सा है, ये कौन सा पीरियड है, स्टडी, तो यानी कि 6 पीरियड है। तो देखो कितना आसान था, तीनों चीजें एक बार में निकालनी है। इस क्वेश्चन में आपसे सिर्फ और सिर्फ ब्लॉक पूछा है, तो ये ब्लॉक एलिमेंट है, ग्रुप इसका दूसरा है, ये मैंने अलग से निकाला है, और पीरियड इसका। तो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन था, ठीक है ना। करने के अलग अलग तरीके से हो सकते हैं। अब जो इसका इतना बड़ा एटॉमिक नंबर देख के जो जिनकी हालत खराब हुई उनकी अलग बात है, वरना तरीका यही था कि आपको पहला वाला याद होना चाहिए, इसके बाद आप किसी भी एलिमेंट का ग्रुप और पीरियड और ब्लॉक आसानी से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना। और यहीं पे प्री के एग्जाम में क्या पूछा था, प्री के एग्जाम में एक एलिमेंट था रेनियम, उसके बारे में पूछा था। अरे रेनियम के बारे में तो शायद ही कोई निकाल पाया होगा, क्योंकि वो डी ब्लॉक एलिमेंट, प्लस डी ब्लॉक होने के साथ साथ में उसका एटॉमिक नंबर भी 70 के पार था, तो लोगों को पता ही नहीं होगा कि एलिमेंट कौन सा है। अगर एटॉमिक नंबर दिया होता तो निकल जाता, ठीक है ना। तो इसीलिए ये क्वेश्चन आसान है, क्योंकि यहाँ पर एटॉमिक नंबर दे रखा है। अगर आपको एलिमेंट दे दिया जाए, एलिमेंट का सिंबल दे दिया जाए, तो थोड़ा मुश्किल होता है उसको पहचानना, तो वाकई में उसको पहचानना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर एटॉमिक नंबर या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया है तो उसको पहचानने में कोई मुश्किल काम नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 16, ये मेरी नज़र में एक विवादास्पद क्वेश्चन है, क्योंकि इसके जो ऑप्शन दिए हैं मैं उन ऑप्शन से सहमत नहीं हूँ, ठीक है ना। लेकिन मेरे हिसाब से इसका वो क्या आंसर देंगे मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। कुछ एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिए हुए हैं, मैं सबके लिख देता हूँ फटाक से। U 1s2 2s2 2p3, V 1s2 2s2 2p6 3s1, W 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p2। इसके बाद X 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 और 4s2 के बाद में लास्ट में क्या है Y 1s2 2s2 2p6 3s2 2s2 2p6 3s2 3p6 के बाद में 3d10 और लास्ट में 4p6, ठीक है ना। इस तरह का ये क्वेश्चन है, डिस्कस करते हैं इसको। ओके, तो पूछा देखो, फिर इसके नीचे कुछ प्रॉपर्टीज दे रखी हैं, जैसे कि स्टेटमेंट, कुछ स्टेटमेंट दे रखा है और आपको बताना है कि स्टेटमेंट से हिसाब से ये कौन सा एलिमेंट है। ये एलिमेंट यहाँ पर दे रखे हैं U V W X Y, ठीक है ना।
और फिर एलिमेंट की कुछ प्रॉपर्टी दे रखी है। इससे पहले काम क्या करना चाहिए कि हम सारे एलिमेंट देख लें पहले कि कौन कौन से एलिमेंट हैं। इसके देखने के लिए आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखिए, 2 2 4 3 7 इलेक्ट्रॉन किस एलिमेंट में होते हैं। एटॉमिक नंबर 7 किसका है, नाइट्रोजन का, यानी कि नाइट्रोजन है। इसमें 2 2 4 6 4 10 11, यानी कि ये कौन सा है, सोडियम। इसमें क्या है, 2 2 4 6 4 10 2 12 2 14, यानी कि ये है सिलिकॉन। इसको देखा जाए 4 6 4 10 2 12 6 18 10 28 2 30, यानी कि ये हो गया हमारा जिंक। और लास्ट में पूछा गया है 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18 28 से 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18, इसमें एक मिसिंग है, एक स्टेप मिसिंग है इसमें कहीं पर 4:2, यहाँ पर पहले होगा 4:2, यहाँ पर एक टर्म मिसिंग है, 4:2 के बाद में है 4b6, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्रिप्टॉन, ठीक है, ये हो गया क्रिप्टॉन 36 इलेक्ट्रॉन क्रिप्टॉन। तो ये तो हो गए सारे एलिमेंट। तो मैं फिर से बोल रहा हूँ कि ये क्वेश्चन मुझे पूरी तरह से करेक्ट नहीं लग रहा है, इसमें कुछ सुधार की गुंजाइश है। क्या 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 है देखो पहले, अब इसको स्टेटमेंट को बिठाना है स्टेटमेंट 1 2 3 के हिसाब से। स्टेटमेंट 1 में दिया है एलिमेंट फॉर्म अ कार्बोनेट व्हिच इज नॉट डिकम्पोज बाय हीटिंग। कह रहा है कि इनमें से कौन सा वो एलिमेंट है जो कार्बोनेट फॉर्म करता है जो हीटिंग से डिकम्पोज नहीं किया जा सकता, जो हीटिंग से डिकम्पोज नहीं किया जा सकता, तो वो है सोडियम। सोडियम और पोटेशियम, तो पहले नंबर पहले स्टेटमेंट के जो आंसर है वो है सोडियम, तो मैंने 1 लिख दिया। सोडियम और पोटेशियम और लिथियम जो पहले ग्रुप के एलिमेंट होते हैं, उनके जो कार्बोनेट होते हैं जैसे सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट, सीजियम कार्बोनेट, ये इतने स्ट्रांग होते हैं कि ये हीटिंग से डिकम्पोज नहीं किए जा सकते, बस यही था। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है एलिमेंट इज मोस्ट लाइकली टू फॉर्म कलर्ड आयनिक कंपाउंड। कह रहा है कि वो एलिमेंट जो कलर्ड आयनिक कंपाउंड फॉर्म करे। अब वास्तव में इसमें कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो कलर्ड आयनिक कंपाउंड फॉर्म करे। देखो कलर्ड आयनिक कंपाउंड फॉर्म करते हैं डी ब्लॉक के एलिमेंट, जिंक, ठीक है ना, जिंक हो सकता था, लेकिन डी ब्लॉक में जिंक भी कलर्ड आयनिक कंपाउंड फॉर्म नहीं करता। सारे देखो मैक्सिमम डी ब्लॉक के एलिमेंट ही करते हैं, जैसे कॉपर, आयरन, इनके आयनिक कंपाउंड कलर्ड होते हैं, लेकिन जिंक तो नहीं करता और नाइट्रोजन भी नहीं करेगा, क्रिप्टॉन की भी कोई चांस नहीं है, ठीक है। तो अब आप ऑप्शन यहाँ पर एंड में भी बच रहा है सिलिकॉन। तो सिलिकॉन में जो सैंड होता है, तो सैंड को भी हम कोई कलर्ड कंपाउंड नहीं मानते, लेकिन सैंड के अलग अलग टाइप दिखे जाए, अलग अलग स्टोन्स के टाइप दिखे जाए, तो हम ऐसा मान सकते हैं कि हाँ वो कुछ हद तक कलरफुल होते हैं। तो फिर ना चाहते हुए भी हमें इसका ऑप्शन जो दूसरा पूछ रहा है उसमें हमको इसको रखना पड़ेगा, क्योंकि मुझे मेरे हिसाब से भी जो ये लोग आंसर की जब आएगी इसकी शाह की, तो वो भी इसका आंसर शायद यही देंगे, ठीक है ना। बट फुली आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद दीज आंसर्स। तीसरा बोल रहा है एलिमेंट हैज लार्जेस्ट एटॉमिक साइज। इन सब में सबसे बड़ा साइज किसका होगा, तो देखो सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका बैठ रहा है यहाँ पर, सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका है। तो इसका ये मतलब नहीं कि सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है तो सबसे बड़ा साइज भी होगा, ऐसा नहीं होता। होता यह है कि ये भी 4th पीरियड का एलिमेंट है और जिंक भी 4th पीरियड का एलिमेंट है, तो इन दोनों में से कोई एक होना चाहिए, आंसर तो इन दोनों में एक होना चाहिए। लेकिन जिंक का भी साइज बड़ा है ठीक ठाक, लेकिन जिंक से ज्यादा बड़ा साइज क्रिप्टॉन का होगा, क्योंकि और कोई प्रॉपर्टी क्रिप्टॉन की यहाँ मैच नहीं करेगी, क्योंकि क्रिप्टॉन क्या है, क्रिप्टॉन एक नॉबेल गैस है, ना तो कोई कंपाउंड फॉर्म करेगा, कुछ करने वाला तो नहीं। तो बस एक ही काम यहाँ पर इसका हो सकता है कि इसका साइज थोड़ा बड़ा होगा, बट रियलिटी में ऐसा भी मतलब ये भी थोड़ा सा चीज ठीक नहीं है। क्रिप्टॉन एक नॉबेल गैस है, नॉबेल गैस का साइज अपने पास वाले हाइड्रोजन से बड़े होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि पीरियड में सबसे बड़ा साइज उसी का होगा, ठीक है ना। नॉबेल गैस से तो साइज उसका बड़ा हो जाता है। तो तीसरे स्टेटमेंट के लिए हम इसको सही आंसर मान लेंगे, क्योंकि और कुछ उतने ज्यादा क्लोज बैठ नहीं रहे हैं। चौथा पूछ रहा है एलिमेंट फॉर्म ओनली एसिडिक ऑक्साइड, वो एलिमेंट जो सिर्फ एसिडिक ऑक्साइड फॉर्म करेगा। तो देखो यहाँ पर नाइट्रोजन सिर्फ अब नाइट्रोजन और जिंक ये दो बचे। जिंक तो है मेटल, एसिडिक ऑक्साइड तो फॉर्म नहीं करेगा, वो तो एम्फोटेरिक कर देगा लेकिन एसिडिक नहीं करेगा। तो नाइट्रोजन ही बचा ऑप्शन में, लेकिन नाइट्रोजन भी सिर्फ एसिडिक ऑक्साइड फॉर्म नहीं करता, नाइट्रोजन एसिडिक भी करेगा, न्यूट्रल भी करेगा। लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन में दे रखा है तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा ऐसा ही है, मैं बोल रहा हूँ क्वेश्चन पूरी तरह से करेक्ट नहीं मानूंगा इसको। तो चौथा ऑप्शन ये है, और लास्ट ऑप्शन यहाँ पर दे रखा है जो स्टेटमेंट एलिमेंट फॉर्म एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो आपको पता है कि जिंक और एल्यूमिनियम एम्फोटेरिक ऑक्साइड फॉर्म करते हैं, तो लास्ट में 6th स्टेटमेंट हम इसको मानेंगे। तो इस हिसाब से इसका जो क्रम बनेगा वो क्या बनेगा, सबसे पहले आएगा V के बाद में आएगा W के बाद में आएगा Y, इसके बाद में आएगा U, और इसके बाद में 5वें नंबर पे कौन है भाई, अरे अच्छा ये 5 ही है ना, 5 ही, और लास्ट में आएगा X।
तो क्या ऐसा कोई ऑप्शन इनके में मेल खाता है? VWYUX, ठीक है ना। तो ये शायद इसका आंसर वो लोग ये रखें मेरे ख्याल से, लेकिन मेरे हिसाब से इसका करेक्ट आंसर इनमें से कोई भी नहीं हो सकता, क्योंकि चारों ऑप्शन ही मुझे ठीक नहीं लग रहे थोड़े। क्योंकि ना तो नाइट्रोजन सिर्फ एसिडिक ऑक्साइड फॉर्म करता है, तो ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग है भाई, ठीक है। और इन सब में चलो साइज की बात तो मान लिया, चलो क्रिप्टॉन एक बार का बड़ा हो जाएगा, लेकिन सिलिकॉन कोई कलर आयनिक कंपाउंड फॉर्म करता है इसकी भी कोई गारंटी नहीं है, तो इसलिए मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा कंप्लीट नहीं मानूंगा। बाकी आखिरी फैसला हुकूमत का ही होगा, उसमें तो खैर हमारा कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन में जिसने भी लगाया है इसका आंसर, मेरे ख्याल से उनका आंसर सही होने के आसार होंगे, क्योंकि शायद वो इसका आंसर यही है, ठीक है। मैंने भी आंसर की, आई डोंट नो इसकी आई है कि नहीं आई है, अपनी आंसर की खुद से बना कर नहीं बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 17 आसान है, कोरोजन से उठाया गया है। बता रहे हैं कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी मेड इन 2080 सिचुएटेड इन स्टेट ऑफ गुजरात कोटेड विद ब्रॉन्ज हैविंग ब्राउनिश कलर। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी आपको पता है गुजरात में बनाई गई है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, जिन्होंने 1947 में जब देश आज़ाद हुआ था तो 562 रियासतें थी, उन रियासतों को मिलाकर एकीकरण किया था। सुना है ये सब बातें, ठीक है। तो बस पूछा है कि अब आगे बोल रहा है कि वो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है जो उसमें ब्रॉन्ज कलर का होगा। ब्रॉन्ज समझते हो ना, ब्रॉन्ज क्या होता है? ब्रॉन्ज मीन्स कॉपर प्लस टिन होगा या कॉपर प्लस जिंक, ठीक है ना। इनके मिलन से जो एलॉय बनता है वो होता है ब्रॉन्ज, ओके। तो कॉपर है इसके अंदर, मेनली सबसे ज्यादा कॉपर ही पाया जाता है। तो कॉपर का कोरोजन जब होता है, जब कॉपर का कोरोजन होता है तो कॉपर कैसे होता है? कॉपर प्लस CO2 प्लस H2O मिलके क्या बना लेते हैं? कॉपर कार्बोनेट बनाते हैं, कॉपर कार्बोनेट। तो यही पूछ रहा है कि उसके ऊपर ग्रीन कलर की कोटिंग आ जाएगी, ये किसकी वजह से आएगी? तो एक ऑप्शन दे रखा है कॉपर कार्बोनेट लेयर, एक है कॉपर क्लोराइड लेयर, एक है जिंक ऑक्साइड लेयर, एक है जिंक क्लोराइड। तो आंसर क्या है? कॉपर कार्बोनेट, क्योंकि कॉपर कार्बोनेट का ही कलर कैसा होता है? ग्रीन। तो ये क्वेश्चन आसान था, कोरोजन से उठाया गया है। और आप लोगों को जब भी हमने कोरोजन पढ़ाया है तो आपको आयरन का कोरोजन और कॉपर का कोरोजन, सिल्वर का कोरोजन जरूर पढ़ाया जाता है। तो आई होप ये क्वेश्चन भी मैक्सिमम लोगों ने ठीक किया होगा, आसान था। क्वेश्चन नंबर 18, इसको तो मैं क्लास 1 से लेकर 10 तक न जाने कितनी बार पढ़ा देता हूँ। पूछा गया है व्हेन CO2 गैस इज पास थ्रू लाइम वाटर, जब CO2 गैस को लाइम वाटर से पास किया जाता है तो क्या होता है? ये मिल्की कलर में बदल जाता है, तो मिल्की कलर आ जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो देखो बड़ी सिंपल सी बात है, लाइम वाटर क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का एक्वा सॉल्यूशन को लाइम वाटर कहते हैं। जब इसके अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करोगे तो भाई बनेगा कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर, और ये PPT है, वाटर में सॉल्युबल नहीं होता। और ये किस कलर का होता है? व्हाइट कलर का। इसी व्हाइट कलर की वजह से मिल्की कलर यानी कि सफेद सफेद कलर आ जाता है। तो पूछा ऐसा क्यों होता है? पहला ऑप्शन ये है कैल्शियम कार्बाइड प्रेसिपिटेशन, गलत है। दूसरा क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्रेसिपिटेशन, गलत है। तीसरा ऑप्शन ये है कैल्शियम एसिड प्रेसिपिटेशन, गलत है। चौथा ऑप्शन ये है कैल्शियम कार्बोनेट प्रेसिपिटेशन, सही है। तो इसमें ऑप्शन कौन सा होगा? चौथा। तो ये क्वेश्चन कैसा था? काफी सारे लोगों ने इसको कर लिया होगा, ठीक है। यहाँ का पढ़ा हुआ बच्चा तो आराम से करेगा, क्योंकि ये मैं काफी बार पढ़ा देता हूँ। मतलब एसिड बेस में भी हम इसे पढ़ते हैं, फिर हम इसको मेटल नॉन मेटल में भी पढ़ते हैं। तो हमने मतलब 10 जिसने साल किया है तो मैं मानता हूँ वो कम से कम 6-7 बार इसको पढ़ चुका होगा पहले, ठीक है ना। फिर भूमि बाबा NTSC सबकी तैयारी के दौरान हम इस क्वेश्चन को एक बार पढ़े लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 आसान है, तनिष्क होगा कोई, तनिष्क एडेड लेमन जूस टू टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा में मिला दिया लेमन जूस। ही फाउंड दैट ए कलरलेस गैस, उसने देखा कि एक कलरलेस गैस इसमें निकली। जो गैस इवॉल्व हुई है वो कौन सी गैस है? द गैस इवॉल्व फ्रॉम कौन सी गैस है? देखो बेकिंग सोडा क्या होता है? NaCO3। देखो बेकिंग सोडा के ऊपर भी सेम, अभी इससे पहले भी एक क्वेश्चन इस तरह का पूछा है जिसमें पानी मिलाया था, फिर से क्वेश्चन पूछा। लेमन जूस क्या होता है? लेमन जूस का जो भी होता है, लेमन जूस मतलब एक तरह का एसिड है, बस ये समझ लो। लेमन जूस के अंदर क्या होता है? एसिड। आपको पता है कि कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट या बाइकार्बोनेट की रिएक्शन जब एसिड से होगी तो हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी ही होगी। आई बात समझे? आप लोगों ने फायर एक्सटिंग्विशर में भी ये पढ़ा है। तो इसका ऑप्शन ए दिया है CO2 ओनली, ऑप्शन बी H2 एंड CO2, हाइड्रोजन नहीं निकलती।
O2 एंड CO2 ऑक्सीजन नहीं निकलती, O2 ओनली, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर 1 CO2 ओनली, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 CO2 ओनली। ओके, क्वेश्चन नंबर 20, मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग में बहुत लंबा चौड़ा दे रखा है, तो कैसे लिखा है? CSL4 फ्रॉम CH4। मैं इसको शॉर्ट लैंग्वेज में लिख देता हूँ अपनी तरफ से समझाने के लिए। एक्शन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH प्लस एसिटिक एसिड यानी कि CH3 COOH। ठीक ना, लैंग्वेज थोड़ी सी बदल दे रहा हूँ। ऑयल इनटू वनस्पति घी। ठीक है ना, इधर दे रखा है और बाकी आगे दे रखा है इनके नाम। एक्शन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड और एथेनॉल। C2H5OH पे H2SO4 के साथ में जो हीट किया जाता है तो C2H4 बनता है, ये वाली रिएक्शन है। और यहाँ पर क्या दे रखा है सामने, इनके नाम दे रखे हैं। पहला ऑप्शन दिया है एडिशन रिएक्शन, दूसरा ऑप्शन दिया है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये क्वेश्चन भी आसान था, आई होप काफी सारे लोगों ने इसको किया हो। अगला दे रखा है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन और ऑप्शन नंबर डी में दिया है एलिमिनेशन रिएक्शन। तो देखो एक बात समझो, एलिमिनेशन वर्ड आपके बुक में कहीं भी नहीं लिखा हुआ। कोई भी ना स्टेट बोर्ड ना सीबीएसई बोर्ड इवन आईसीएसई बोर्ड में भी मैंने एलिमिनेशन रिएक्शन नहीं लिखा हुआ है। लेकिन मैंने जब भी आपको पढ़ाया तो सब्स्टिट्यूशन और एडिशन के साथ में मैं बताता हूँ कि एक रिएक्शन एलिमिनेशन भी होती है, जो आपको 11th 12th में ही पढ़ने को मिलेगी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वहाँ पे जब आप पढ़ोगे SN1 SN2 रिएक्शन जो आती है वहाँ पे न्यूक्लियोफाइल और न्यूक्लियोटाइड रिएक्शन जो होती है, तो उसमें मैंने कई दफा इस बात का जिक्र किया है कि एलिमिनेशन रिएक्शन ऐसी होती है जिसके अंदर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन अनसैचुरेटेड में चेंज करता है। चलो इसको देखते हैं। मीथेन से CCl4 का बनना आपको पता है, ये एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। याद है, मीथेन में क्लोरीन की रिएक्शन करवाते हैं सनलाइट के प्रेजेंस में, वो एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। तो पहले का ऑप्शन तो क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड और ये इसको क्या बोलेंगे? सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? बेस। ठीक है, एसिड बेस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो इसका ऑप्शन क्या आएगा? ऑयल से वनस्पति घी का बनना। ऑयल क्या होता है? अनसैचुरेटेड। वनस्पति घी सैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड का बनना कहलाता है एडिशन रिएक्शन। ये बात पढ़ाई है एडिशन रिएक्शन में, और ये एग्जांपल भी दिया है मैंने यहाँ पर। लास्ट में दिया है, तब कुछ बचा ही नहीं है तो आंसर तो इसका यही होगा। लेकिन याद करो, C2H5OH एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, इसको कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ में मिला के गर्म करते हैं तो C2H4 जो कि एक अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड से अनसैचुरेटेड क्या बोलते हैं इसको? एलिमिनेशन रिएक्शन। तो ये क्वेश्चन भी आसान है, जिन बच्चों ने पढ़ा है उनके लिए बहुत ईजी था। तो ये भी फ्री के नंबर वाला ही क्वेश्चन हो गया, ठीक है ना। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये वाला जो पेपर है वो कंपैरेटिवली आसान है पुराने पेपर्स के मुकाबले। इससे पहले जो शाह एंट्रेंस के जो एग्जाम हुए हैं पिछले सालों में, उसमें केमिस्ट्री मतलब भी मान के चलो थोड़ी सी कुछ क्वेश्चन ऐसे होते थे, लेकिन दिस टाइम भी हैं 2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं इसमें भी, लेकिन फिर भी 15 से 18 क्वेश्चन तो आराम से किए जा सकते हैं, तो लगभग सबके बच्चे बन। 21 नेचुरल पॉलीमर डीएनए है इट्स मोनोमरिक यूनिट। डीएनए क्या बोलते हैं? डिऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड तो समझ ही रहा होगा, ये पॉलीमर है, ठीक है ना, ये पॉलीमर है। पूछा है इसका मोनोमर, तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैंने कार्बन वाले चैप्टर में आपको बताया था कि लास्ट पेज पे उसमें लिखा हुआ है काफी सारे पॉलीमर और मोनोमर, उसमें नेचुरल पॉलीमर मोनोपॉलीमर के बारे में दे रखा है। ये एक नेचुरल पॉलीमर है, ठीक है ना, और न्यूक्लिक एसिड दिया हुआ है। जो इसका मोनोमर पूछा है, इसका मोनोमर होता है न्यूक्लियोटाइड्स। आगे पास में न्यूक्लियोटाइड्स के मोनोमर्स के काफी सारे मॉलिक्यूल से मिलकर बनता है डीएनए। बाकी जानकारी आपको बायोलॉजी में मिलेगी, ठीक है ना, क्योंकि ये एक्चुअली बायोलॉजी से ज्यादा रिलेटेड होता है। लेकिन पॉलीमेरिक और मोनोमर वाली जो बात की गई है, तो बस ये समझो डीएनए का मोनोमर क्या है? न्यूक्लियोटाइड। ग्लूकोज का सेलुलोज का मोनोमर क्या है? ग्लूकोज। तो इस तरह से पॉलीमर और मोनोमर भी आपको पढ़ाया गया है काफी बार, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 22 आसान है और थोड़ा फनी भी है। मैंने कहा था फिर से क्वेश्चन आ गया थर्मोकोल के ऊपर। ओजस इज फाउंड ऑफ डेकोरेटिंग गणेश पंडाल एट गणेश चतुर्थी विद लॉट्स ऑफ थर्मोकोल आर्टिकल। ओजस कोई लड़का है, उसने गणेश चतुर्थी के दिन पंडाल को सजाने के लिए काफी सारे थर्मोकोल को लेकर आया है, ठीक है ना। व्हाट हिज फादर मस्ट टेल हिम टू अवॉइड द यूज ऑफ, उसकी पिताजी को उसको क्या बोलना चाहिए कि जिससे वो थर्मोकोल का यूज बंद कर दे। तो डंडे से मार पिटाई करनी चाहिए या फिर कुछ और करना चाहिए। तो देखो मार पिटाई वाला ऑप्शन इसमें नहीं दिया है, तो वो पुरानी बातें हो गई, अब नए तरीके अपनाए गए हैं। तो देखो ये पूछा गया है कि उसके फादर को उसको क्या बोलना चाहिए कि बेटा थर्मोकोल मत यूज कर, इसके लिए क्या रीजन देना चाहिए। तो नंबर 1, थर्मोकोल इज 100% रिसाइक्लेबल। अगर उसके फादर बोलेंगे कि बेटा थर्मोकोल रिसाइक्लेबल है, तब तो वो कहाँ मानने वाला भाई। जो चीज़ रिसाइकल हो जाती है फिर तो उसको यूज करने में कोई दिक्कत ही नहीं, जबकि रियलिटी में थर्मोकोल रिसाइक्लेबल नहीं होता। तो पहला वाला गलत है। ऑप्शन नंबर 2 में कह रहे हैं थर्मोकोल ऑन बर्निंग मिक्सचर बर्निंग मिक्सेस कैरिनोजेन्स इन टू द एयर। मेरे ख्याल से स्पेलिंग यहाँ थोड़ी रॉन्ग है। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा है ये बात कि थर्मोकोल को जलाने पर उसके, क्योंकि उसके अंदर स्टाइरिन होता है, थर्मोकोल स्टाइरिन से ही बना होता है, तो उसके अंदर काफ़ी हार्मफुल कार्सिनोजेनिस वो निकलते रहते हैं उसमें से पार्टिकल्स, जो ब्लड कैंसर का भी कारण बनते हैं और भी काफ़ी तरह के पोल्यूशन उससे होते हैं। तो यही इसका सही आंसर होगा, ठीक है। तीसरा क्या ऑप्शन दे रखे हैं, थर्मोकोल इज बायोडिग्रेडेबल। अरे थर्मोकोल बायोडिग्रेडेबल नहीं है भाई, थर्मोकोल बायोडिग्रेडेबल होता तो दिक्कत ही क्या थी। और चौथा है थर्मोकोल इज ए पॉलीमर। तो थर्मोकोल इज ए पॉलीमर ये तो सही है, लेकिन अब उस अपने बेटे से ये कहेगा कि बेटा ये पॉलीमर इसको यूज मत कर, कोई बात थोड़ी। हम कितनी सारी चीजें जो है पॉलीमर यूज कर रहे हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो पॉलीमर यूज कर रहे हैं। सही आंसर इसका क्या है, थर्मोकोल ऑन बर्निंग मिक्सेस कार्सिनोजेनिस इनटू द एयर। तो यानी कि एयर के अंदर थर्मोकोल को जलाने पर जो एयर के अंदर वो हार्मफुल पार्टिकल्स जो स्टाइरिन के मिल जाते हैं, तो उस वजह से इसको यूज ना करें। तो कुछ लोगों ने शायद इसका आंसर थर्मोकोल इज ए पॉलीमर लगा दिया होगा। अरे यार पहले क्वेश्चन तो समझो वो क्या कह रहे हैं। फादर कैसे समझाए बेटे को कि बेटा थर्मोकोल यूज नहीं करना है, कैसे समझाएंगे, ऐसे तो समझा पाएंगे ना। ओके, लास्ट में क्वेश्चन नंबर 23 देखो। फिनोमेना ऑफ एक्जिस्टेंस ऑफ कंपाउंड विद सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्मूला। ये बात मैंने आपको यहाँ पे भी पढ़ाई थी जब हुआ था। आपको पता है एक फिनोमेना होता है आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म में क्या होता है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर, क्या बोलते हैं आइसोमेरिज्म। तो इसका आंसर क्या है, क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, एलोट्रोपिज्म गलत है, आइसोट्रोपिज्म गलत है, एरोमेटिज्म गलत है, आइसोमेरिज्म ही सही है। जैसे कि मान लो C5H12 के 3 अलग-अलग कंपाउंड बनते हैं। एक तीनों कार्बन को जब एक लाइन में लिख दोगे तो ये कंपाउंड है, एक में आप 4 को ऐसे लिखो, एक को ऐसे लिखो, और एक में आप इस तरह से बनाओ। तो ये तीनों अलग-अलग कंपाउंड हैं, लेकिन तीनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। क्या है, C5H12। इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे आइसोमेरिज्म। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आइसोमेरिज्म। क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं जल्दी से। Vinay was performing an experimental experiment in the laboratory. He took 5 ml of oil, a test tube, and 5 drop of bromine water. The color of bromine water displayed. क्या रहेगा, 5 ml ब्रोमीन वाटर लिया और इसको मिला दिया ऑयल में, तो ब्रोमीन वाटर का कलर जो था वो गायब हो गया, ठीक है ना, मतलब खत्म हो गया। तो ऐसा क्यों हुआ, तो देखो एक बार समझो। आप लोगों को ब्रोमीन वाटर टेस्ट पढ़ाया जाता है इसमें कार्बन कंपाउंड में, ठीक है ना, ब्रोमीन वाटर टेस्ट। तो ब्रोमीन वाटर टेस्ट में ही आपने ये बात पढ़ा है कि जब भी ब्रोमीन किसी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से रिएक्शन करता है तो कलर विल डिसअपीयर, तो कलर उसका गायब हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो सकता है, पहले में कह रहा है ब्रोमीन वाज एडेड इनटू द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड्स ऑफ ऑयल। यही इसका आंसर है कि ब्रोमीन को कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड यानी कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के साथ में ब्रोमीन रिएक्शन करके ब्रोमीन का जो कलर होता है वो चला जाता है। और
इसी को बोलते हैं टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन। कभी भी किसी चीज का अनसैचुरेशन का टेस्ट करना हो, अगर ये पता लगाना हो कि इस कंपाउंड में डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है, ये इसका पता लगाना हो, तो इसके लिए ब्रोमीन वाटर टेस्ट किया जाता है। ब्रोमीन को उसमें मिला दो, अगर ब्रोमीन का कलर गायब हो गया तो मतलब वो कंपाउंड के अंदर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन प्रेजेंट है। तो ये क्वेश्चन कैसा था, डायरेक्ट आया है आपको का पढ़ा हुआ। लास्ट में हम देखेंगे लास्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। यहां पर इनकरेक्ट पूछा गया है, ठीक है ना, यानी कि रॉन्ग स्टेटमेंट की बात पूछ रहा है। ऑप्शन 1 ब्लीचिंग पाउडर हैज द ऑर्डर ऑफ क्लोरीन। कह रहा है कि क्लोरीन के अंदर ब्लीचिंग पाउडर होता है। तो देखो क्लोरीन क्या होता है, CaOCl2 और क्लोरीन और ब्लीचिंग के अंदर क्लोरीन की ऑर्डर होती है, ठीक है ना। क्लोरीन ब्लीचिंग पाउडर के अंदर क्लोरीन की एक मतलब काफी अच्छी खासी ऑर्डर क्लोरीन की महसूस की जा सकती है। अगला कह रहा है सोप फॉर्म प्रेसिपिटेट इन हार्ड वाटर कॉल्ड स्कम। सोप जो होता है जब वो हार्ड वाटर से रिएक्शन करता है, आपको पता है ना कि सोप हार्ड वाटर में क्या बोलते हैं, लेदर फॉर्म नहीं करता, झाग नहीं बनाता। इसलिए नहीं बनाता क्योंकि वो स्कम फॉर्म करता है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तीसरा बोला है क्रिप्टॉन 87, इसका एक आइसोटोप्स है। क्रिप्टॉन 87 इज यूज्ड इन हाई इंटेंसिटी डिस्चार्ज ट्यूब लैम्प। क्रिप्टॉन 87 का यूज किया जाता है HID हाई इंटेंसिटी डिस्चार्ज, HID, ठीक है ना, हाई इंटेंसिटी डिस्चार्ज ट्यूब भी यूज किया जाता है। ये स्टेटमेंट गलत है। क्यों? क्योंकि असल में क्रिप्टॉन 85 यूज किया जाता है। ये आपके चैप्टर नंबर 9 सॉरी क्लास 9 स्टेट बोर्ड की बुक क्लास 9 एक चैप्टर है, उसमें सब्सटेंस इन डेली यूज, सब्सटेंस इन कॉमन यूज करके एक चैप्टर है, वहां पर इसका वर्णन किया गया है, इसका जिक्र किया गया है, आप उसको वहां पर देख सकते हैं। क्रिप्टॉन 87 नहीं, क्रिप्टॉन 85 का यूज किया जाता है हाई इंटेंसिटी डिस्चार्ज। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है क्योंकि ऐसी बातें बच्चों को याद नहीं रहती जनरली, वो शायद इसमें गलत कर सकते हैं। तो ठीक है, ये एक बार को शायद सही ना हुआ होगा। तो चौथा ऑप्शन ये है कंजम्पशन ऑफ फूड विद आर्टिफिशियल कलर कैन रिजल्ट ADHD। जो आर्टिफिशियल कलर होता है, आर्टिफिशियल कलर की वजह से ADHD की प्रॉब्लम होने की संभावना है। ADHD क्या होती है? इसका नाम है, इसका फुल फॉर्म है अटेंशन डिफिशिएंसी हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। अटेंशन डिफिशिएंसी हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर ये बच्चों में ज़्यादा पाई जाती है। इसमें क्या होता है कि जो बच्चे का जो अटेंशन होता है वो उतना ज़्यादा फिर बेहतर नहीं होता, यानी कि किसी भी एक चीज़ पे बहुत ज़्यादा देर तक उसका अटेंशन नहीं बना रह सकता, ध्यान नहीं लगा सकता, कंसंट्रेशन बहुत जल्दी भंग हो जाएगा, यही सारी चीज़ें हैं, ठीक है ना। तो आर्टिफिशियल कलर की वजह से ये प्रॉब्लम होती है, तो ये बिल्कुल ठीक है। तो यानी कि स्टेटमेंट 1, 2 और 4 तीनों ठीक है, लेकिन ये वाला गलत है। तो मैं बताऊँ ये दो तरीके थे, या तो आपको ये याद होना चाहिए तो आप कर लोगे, वरना आपको ये पता होना चाहिए, ये पता होना चाहिए, ये पता होना चाहिए। इसके बारे में अगर आपको डाउट है कि आपको क्रिप्टॉन 87 वाली बात आपको याद नहीं है, तो इस तरह से तो कभी कभी क्वेश्चन में 3 सही निकाल लो तो चौथा गलत मिल जाएगा, या जो भी तरीका आपको चाहिए, या तो आपको सभी पता होने चाहिए। तो मुझे ज़्यादा बेहतर क्या लगा कि इसमें से ये 3 स्टेटमेंट तो आसान थे जो समझे जा सकते थे। क्रिप्टॉन के बारे में हमको आइडिया नहीं था, लेकिन हमको ये पता है कि ये तीनों बहुत सही है, पहला, दूसरा, चौथा। तो जब 3 सही है तो जाहिर सी बात है जो बचा हुआ कोई गलत होगा। तो इस प्रकार हमने इसको यहाँ पे सॉल्व कर दिया है। बाकी ऑल द बेस्ट सभी को रिजल्ट के लिए। और मेरे ख्याल से तो केमिस्ट्री लोगों का अच्छा गया होगा, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें आप लोगों की पढ़ी हुई हैं, 8th 9th 10th में काफ़ी सारा पढ़ा हुआ है। और स्टेट बोर्ड वालों को कहीं ना कहीं इसमें थोड़ा सा बेनिफिट शायद रहा होगा, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन स्टेट बोर्ड से ही मुझे इंस्पायर्ड दिखे, ठीक है। तो इसी के साथ लेक्चर समाप्त होता है। ऑल द बेस्ट।